तसव्वुर कीजिए एक सदर जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, सैकड़ों अरब डॉलर का दिफाई बजट, इंटेलिजेंस दुनिया के दूर तरीन इलाकों तक रसाई रखने वाली, जिसके पास सैटेलाइट, ड्रोन, जंगी तैयारे, मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का तगड़ा निजाम हो। वही सदर एक मुल्क को यह कहता रहे कि तुम्हारी अस्करी ताकत तबाह कर दी, तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारे फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिए। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आए कि वो सदर किसी जगह पे एक सरबराही इजलास में जाए, वापसी में वो अपने तैयारे में दिखाई दे, कैमरे चलते हुए दिखाई दे, अवामी तौर पे तैयारे में सवार हो, मगर हकीकतन उसका अपना सिक्योरिटी निज़ाम उसके सफ़र की असल मंजिल, उसके असल तैयारे को छुपाने के लिए एक इंतहाई गैर मामूली मंसूबा तैयार करे। ताज़ा रिपोर्टिंग ये बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एयरफोर्स वन से केटरिंग ट्रक के जरिए निकाल के दूसरे हिस्से में मौजूद C-32A तक पहुंचाया गया और वजीर दिफा पीट हेग्सेथ इस खुफिया मुंतकली का हिस्सा थे। और सबसे हैरान कुन बात यह कि एयरफोर्स वन फिर भी उड़ा नेटो सरबराही इजलास से वापसी पे। उसमें सहाफी भी मौजूद थे, इंतजामिया के बाज अहलकार भी थे। कई लोग ये समझ रहे थे कि सदर इसी तैयारे में है। यानी अमरीकी सिक्योरिटी इदारों ने सिर्फ सदर को छुपाया नहीं, बल्कि एक ऐसा मुतबादिल मंजर भी बनाया जिससे किसी मुमकिना हमलावर को गलत तैयारा दिखाई दे। यहां से कहानी बदलती है। सवाल यह नहीं कि ट्रंप को जहाज क्यों तब्दील करके बिठाया गया, सवाल यह है कि ईरान से ऐसा क्या खतरा मिला जिसके मुकाबले में अमेरिका ने अपने सदर की असल परवाज को एक राज बना दिया और जो उसमें सहाफी मौजूद थे उन्हें बली का बकरा। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इब्तदाई इतलात में कहा गया था कि नया कतरी बोइंग 7478 तैयारा सिक्योरिटी के लिहाज से पुराने एयरफोर्स वन जितना मजबूत नहीं था। और यह भी कहा गया कि प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट के मुताबिक पुराने जो मिसाइल हैं उनको डाइवर्ट और कंफ्यूज करने के लिए डिफेंसिव टेक्नोलॉजी एयरफोर्स वन के अंदर मौजूद है, कतरी तैयारे में नहीं होती। फिर सूरत हाल मजीद वाज़ेह हुई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस ने एक ऐसे खतरे की निशानदही की जिसमें ईरान से मुंसलिक प्रॉक्सी फोर्सेस की जानिब से सदर के तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाने का इम्कान मौजूद था और उसे एक क्रेडिबल थ्रेट करार दिया गया। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टिंग के मुताबिक अमरीकी हुकाम को इजरायली इंटेलिजेंस से भी अलर्ट मिला। यहां एक फर्क समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि ईरान ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि हम तुर्की के हवाई अड्डे पर ट्रंप के जहाज को मारेंगे। इंटेलिजेंस असेसमेंट मोतबर रिपोर्टिंग के अंदर होती रही, यानी अमरीकी और इजरायली इदारों को ऐसे इशारे मिलते रहे जिन्हें इतना संजीदा समझा गया कि सीक्रेट सर्विस ने मामूल का प्रेसिडेंशियल ट्रैवल प्लान तब्दील कर दिया। और यह वाजे नहीं कि मुमकिन हमला ईरान की सरजमीन से किसी तवील फासले के मिसाइल के जरिए होना था या किसी प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए किसी निस्बतन करीब मकाम से शोल्डर फायर्ड मिसाइल इस्तेमाल किया जाना था। यह फर्क इसलिए अहम है कि एयरफोर्स वन को निशाना बनाने के लिए किसी मुल्क को पूरे फजाई दिफा को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। अगर खतरा एयरपोर्ट के करीब हो, अगर हमलावर को सदर के तैयारी की शनाख्त मालूम हो, अगर लैंडिंग या टेक ऑफ का वक्त मालूम हो, अगर मुनासिब शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम हो, तो प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट भी एक टारगेट बन सकता है। लेकिन एयरफोर्स वन को उड़ता हुआ कला कहा जाता है, दुनिया के तकरीबन तमाम तैयारों में से मजबूत तरीन। सिक्योरिटी इदारों ने असल मसले को तैयारा कितना ताकतवर है की बजाय दुश्मन को मालूम ही ना हो कि सदर किस तैयारे में है इसमें तब्दील किया। इसको एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहा जाता है। कम ताकतवर फरीक हमेशा ताकतवर फरीक को उसके सबसे महंगे हथियार से शिकस्त नहीं देता, कभी वो सिर्फ उसकी कमजोरी तलाश करता। एयरफोर्स वन आखिर मसला क्यों बना? यहां पे एक दूसरा किरदार दाखिल होता है और वो है कतर की जानिब से अमेरिका को दिया गया बोइंग 7478। ये जहाज अपनी नौइयत में उतना ही बड़ा और जदीद है जितने पहले हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इसे प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट के तौर पे इस्तेमाल के लिए रेट्रोफिट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर तकरीबन $400 मिलियन की लागत आई। लेकिन इस तैयारे के बारे में पहले ये सवाल उठते रहे कि क्या इसे पुराने एयरफोर्स वन की तरह मुकम्मल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हासिल हैं। ट्रंप 7 जुलाई को तुर्की पहुंचता है उसी नए जहाज पे। वापसी पे अचानक फैसला तब्दील कर लेता है। उस वक्त सरकारी वजाहत के सामने आई कि नया तैयारा बरतानिया के जो मिल्टन हॉल अड्डे पर भेजा जाएगा ताकि अमेरिकी फौजी उसे देख सकें, जबकि ट्रंप ओल्ड टाइम से पुराने एयरफोर्स वन से वापस जाएंगे। उस वक्त ही सवाल उठ गया था, अगर यह सिर्फ फौजियों को जहाज दिखाने का मामला था तो सदर ने वापसी के लिए पुराना तैयारा क्यों चुना? बाद में जब क्रेडिबल ईरानियन थ्रेट की खबर आई तो तस्वीर और तब्दील हो गई। पुराना एयरफोर्स वन महज पुराना जहाज नहीं था, उसके पास ऐसे दिफाई निजाम थे जो नए तैयारे में उसी सतह पर मौजूद नहीं थे। यानी ट्रंप के सामने इंतखाब यह नहीं था कि नया जहाज खूबसूरत है या पुराना, इंतखाब यह था कि जिस तैयारे में मिसाइल से बचने की ज्यादा सलाहियत हो उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मान लिया कि उसका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए,
फिर एयरफोर्स वन में ट्रंप क्यों मौजूद नहीं था? यह इस कहानी का सबसे गैर मामूली मरहला है। अगर पुराने एयरफोर्स वन पे जाना ही मकसद था तो फिर C-32A क्यों? ताजा रिपोर्टिंग यह बताती है कि सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी फौज ने उससे भी एक कदम आगे जाने का फैसला किया। सदर को अवाम के सामने पुराने एयरफोर्स वन पे सवार किया गया, फिर खुफिया तौर पे तैयारे से निकाला। वो जो केटरिंग ट्रक होता है जिससे सामान लोड करते हैं, उससे सदर ट्रंप को बिठाया गया और वहां से एक छोटे C-32A फौजी तैयारे में बिठा दिया गया। एयरफोर्स वन जिसके बारे में दुनिया समझ रही थी कि सदर उसमें है, अपनी परवाज पे रवाना हो गया। यह डिकॉय ऑपरेशन था। चले मान लें कि जंगी इस्तेलाह में डिकॉय का मकसद दुश्मन को गलत टारगेट फराहम करना है, यानी दुश्मन को आपने टारगेट तो दे दिया कि सदर ट्रंप इसमें है, उस जहाज के अंदर सहाफी मौजूद थे, दीगर अमला मौजूद था, तो वो तमाम के तमाम टारगेट बनवा दिए गए। अगर एयरफोर्स वन में मौजूद सहाफियों और बाज एहलकारों को मालूम ही नहीं था कि सदर वहां पर नहीं है, तो क्या उन्हें गैर इरादी तौर पर डिकॉय बना दिया गया? इसी पर अमरीकी सियासत में भी सवाल उठे हैं और कांग्रेस से ब्रीफिंग का मुतालिबा किया गया। तो यहां रियासती राजदारी और अवामी शफाफियत के दरमियान एक बहुत मुश्किल लकीर सामने आती है। सदर की जान बचाना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उसी मकसद के लिए अपने ही एहलकारों और सहाफियों को खतरे की असल नौयत से लाइल्म रखा जाए, तो सवाल पैदा होता है कि फैसला कहां तक काबिल कबूल है। फिर एक और सवाल, सुपरमेसी कहां गई? यहां वापस उसी बुनियादी सवाल पे आते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी ताकत का मुजाहिरा किया, ईरान के फौजी मराकज को निशाना बनाया, ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के दावे किए, तेहरान की फजाई दिफाई सलाहियत पर जर्ब लगाने की बात की। लेकिन फिर उसी जंग के दौरान अमेरिकी सदर को इस खौफ से छुपाया गया कि ईरान या उसके इत्तहादी उसके तैयारे को निशाना बना सकते हैं। तो इस तजाद को समझना जरूरी है। जरूरी नहीं कि इसका मतलब ईरान अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो गया, नहीं। अमेरिका अब भी मजमूई फौजी ताकत है, फजाइया, बहरिया, आलमी लॉजिस्टिक, सेटेलाइट इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस के लिहाज से ईरान से कहीं आगे उनकी डिटरेंस मौजूद है। लेकिन जंग में ताकत हमेशा मजमूई ताकत से नहीं नापी जाती। एक बॉक्सर के पास 10 गुना ताकत हो, लेकिन अगर मुखालिफ को सिर्फ एक दुरुस्त मौका मिल जाए तो वो एक पंच में पूरा मुकाबला बदल देता है। ईरान का असल फायदा यही एसिमेट्रिक प्रेशर हो सकता है। उसे अमेरिका के बराबर फजाइया बनाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ इतनी सलाहियत दरकार है कि वॉशिंगटन को यह यकीन हो जाए कि अमेरिकी सदर जहां भी जाए वहां उसके लिए हिफाजत की इजाफी लेयर्स लगाना होंगी। अगर यह यकीन पैदा हो जाए तो जंग की नफसियाती कीमत बढ़ जाती है। फिर सवाल यह कि ट्रंप को इस हद तक खतरा ईरान से क्यों हुआ, दूसरे जो इनके पुराने सदूर थे उनको क्यों नहीं था? 3 जनवरी 2020 को बगदाद के करीब एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक हुई थी जिसमें ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी मारे गए थे। उस कार्रवाई का हुक्म ट्रंप ने दिया था। ईरान ने उस कत्ल को खुली दुश्मनी और रियासती कत्ल करार दिया और इंतकाम का वादा किया। उसके बाद अमेरिकी हुकाम को ट्रंप और दीगर साबिक अमेरिकी एहलकारों के खिलाफ मुमकिन ईरानी रिटेलिएशन का खदशा मुसलसल रहा। 2024 में यह मामला एक नए मरहले में दाखिल हुआ। एक पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के खिलाफ मुकदमा हुआ। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वह ईरान से ताल्लुक रखने वाला ऑपरेटिव था और अमेरिका में सियासी शख्सियात या हुकूमती एहलकारों को कत्ल करने के लिए हिटमैन तलाश कर रहा था। उस वक्त डॉज ने ट्रंप का नाम शिकायत में नहीं लिखा था, लेकिन अमेरिकी हुकाम ने बताया कि ट्रंप मुमकिन टारगेट में शामिल थे। मार्च 2026 में आसिफ मर्चेंट को अमेरिकी वफाकी अदालत में मर्डर फॉर हायर और टेररिज्म से मुताल्लिक इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया। डीओजे के मुताबिक उसने एतराफ किया कि उसे ईरानी हुकूमत के IRG से मुंसलिक एक मंसूबे के तहत सियासी कत्ल के लिए भेजा गया। उसका मतलब यह है कि मौजूदा खतरे को अमेरिकी सिक्योरिटी इदारे किसी खला में नहीं देख रहे, पुरानी दुश्मनी है। और एक ईरानी जनरल का कातिल भी है और ईरान के रहबर आला का कातिल भी, और अब मीनाब की बच्चियों का भी। उसके बाद रिटेलिएशन के वादे बहुत से हैं। अमेरिका में सामने आने वाला एक हकीकी फॉल्ड असैसिनेशन केस भी है। इसीलिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज 2026 में एक नया थ्रेट अलर्ट जारी करती हैं तो सीक्रेट सर्विस ने उसे मामूली समझ के नजरअंदाज नहीं किया। ट्रंप खुद भी अक्सर औकात ये कहता रहता है कि उसे खतरा है। दिलचस्प बात यह कि जब जुलाई में सहाफियों ने ट्रंप से यह पूछा कि वो नया जहाज छोड़ के पुराने एयरफोर्स वन को क्यों ले रहे हैं, तो उसने ईरान से मुतालिक मुमकिन असैसिनेशन थ्रेट्स का हवाला दिया, लेकिन मुकम्मल हकीकत नहीं बताई।
उसने सदर होने को खतरनाक काम करार दिया और अपनी जिंदगी को लाहक खतरात की बात की। अब जब खुफिया मुंतकली की तफसीलात सामने आई हैं तो उस वक्त के उसके अल्फाज एक मुख्तलिफ मानी इख्तियार करते हैं। उस वक्त अवाम को मालूम नहीं था कि मामला कितना संजीदा था। अब मालूम हुआ कि सिर्फ प्लान स्वैप, जो प्लेन है वो स्वैप नहीं हुआ, पूरे का पूरा प्लान ही स्वैप कर दिया उन्होंने। सदर की असल परवाज ही छुपा दी गई। ये फर्क मामूली नहीं। एक प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट तब्दील करना सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हो सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट को डिकॉय बनाना और सदर को दूसरे फौजी तैयारे में छुपा के ले जाना, ये उस वक्त किया जाता है जब सिक्योरिटी अपरेटस ये समझता हो कि दुश्मन के पास टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई काबिल अमल राह होती है। सवाल यह भी है कि क्या यह पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। दुनिया की तारीख में ताकतवर हुक्मरानों ने अपनी नकलो हरकत छुपाने, डिकॉय इस्तेमाल करने और दुश्मन को गलत मकाम बताने के तरीके बारहा इस्तेमाल किए। दूसरी जंग अजीम के दौरान विंस्टन चर्चिल की नकलो हरकत को भी शदीद सिक्रेसी के तहत रखा जाता था। अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब जंग के दौरान सफ़र करते थे तो उनके सफ़र की तफसीलात और असल मकाम को महदूद दायरे में रखा जाता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वाज़ेह मिसाल जदीद रूस में देखी जा सकती है। व्लादिमीर पुतिन की नकलो हरकत के बारे में बरसों से यह रिपोर्ट होता रहा कि उनके इस्तेमाल एयरक्राफ्ट जो थे वो मोटर कैट डिकॉय थे ताकि असल मकाम का तयन मुश्किल हो। रूसी सदारती सिक्योरिटी का बुनियादी तस्वुर ये है कि दुश्मन को यह मालूम ना हो कि असल टारगेट कहाँ है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी बैरून मुल्क सफ़र के दौरान अपने तैयारे और रास्ते के बारे में इंतहाई सिक्रेसी इख्तियार करते हैं। ये सब एक ही उसूल की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि जब दुश्मन को टारगेट मालूम ना हो तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की अहमियत कम हो जाती है। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि अमरीकी सदर के मामले में फ़र्क क्या है? फर्क यह है कि अमेरिका खुद मॉडर्न इंटेलिजेंस स्टेट होने का दावा करता है। फर्क यह है कि अमेरिका के पास दुनिया भर में सिग्नल्स इंटेलिजेंस है। फर्क यह है कि उसके पास सैटेलाइट्स हैं। फर्क यह है कि उसके पास एवॉक्स और रिकॉन्सियंसिस एयरक्राफ्ट्स हैं। फर्क यह है कि उसके पास दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स हैं। फर्क यह है कि उसके पास साइबर इंटेलिजेंस है, उसके पास एलाइड इंटेलिजेंस नेटवर्क है। फिर भी उसकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने अपने सदर की शनाख्त और एयरक्राफ्ट को छुपाने को जरूरी समझा। यह ईरान की मजबूरी फौजी बरतरी तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि ईरान के पास इतनी एस्मेट्रिक कैपेबिलिटी मौजूद समझी जा रही है कि अमेरिका अपने सदर की नकलो हरकत को भी प्रिडिक्टेबल रखने का खतरा नहीं ले सकता। यह साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। लेकिन उस सबसे बड़ा सवाल यह कि सदर ने खुद को तो महफूज कर लिया, लेकिन वो जो डिकॉय तैयारा बनाया गया, वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको बलि का बकरा क्यों बनाया गया? अगर आपको मालूम था यह सब कुछ होना है और यह हो सकता है जिसकी बुनियाद पे आपने तैयारा तब्दील किया, तो वो सवाल है जो मुस्तकबिल के अंदर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।